आज की इस वीडियो में हम फेमस आयरिश पोइट सीमस हीने की एक पोइम एक्सपोजर को डिस्कस करेंगे। इस पोइम को 1975 में सीमस हीने की एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री नॉर्थ में पब्लिश करवाया गया था। इस पोइम के अंदर 10 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन के किसी भी स्टैंजा को क्वार्टरेन कहते हैं। इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें सीमस हीने की बायोग्राफी और इस पोइम के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनके लाइफ और वर्क को देखें तो सीमस हीने का पूरा नाम सीमस जस्टिन हीने है। ये 1939 में पैदा हुए और 2013 में इनकी डेथ हुई। इट मीन कि ये मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पोइट है। उसके साथ ही ये एक आयरिश पोइट, प्ले राइट और ट्रांसलेटर है। उसके साथ ही इन्हें W.B. यीट्स के बाद ग्रेटेस्ट आयरिश पोइट माना जाता है। इनकी पोइट्री की वजह से इन्हें 1995 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था और 2006 में T.S. इलियट प्राइज़ इन पोइट्री, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं दोनों। नोबेल प्राइज़ के बाद कोई इससे बड़ा प्राइज़ नहीं है। सो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में और 2006 में T.S. इलियट प्राइज़ इन पोइट्री भी मिला था। हीने ने फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1985 से 2006 तक जो है टीचिंग की है। उसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर ऑफ पोइट्री रहे 1989 से 1994 तक। इनकी जो पोइट्री और इम्पॉर्टेंट वर्क है उनमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्क डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो 1966 में पब्लिश हुआ। उसके साथ ही विंटरिंग आउट है 1972 में पब्लिश हुआ और इनका बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्क जिसके अंदर ये एक्सपोजर पोइम जो है पब्लिश करवाई गई नॉर्थ के नाम से 1975 में पब्लिश हुआ। एक्चुअली 1968 से 1998 तक का जो इरा है इसको आयरिश हिस्ट्री में ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। इस इरा में 2 स्पेसिफिक ग्रुप्स, एक लॉयलिस्ट और दूसरे रिपब्लिकन्स, इनके दरमियान एक तरह की सिविल वार थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो ये जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा एरिया नॉर्थ आयरलैंड का था और यहाँ यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत थी, ब्रिटेन की हुकूमत थी और यहाँ के जो रिपब्लिकन्स थे वो चाहते थे कि हमें इस यूनाइटेड आयरलैंड का हिस्सा होना चाहिए, इस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो लॉयलिस्ट थे वो कहते थे हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहना चाहिए। तो 1968 से 1998 तक इनके दरमियान एक सिविल वार रही, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई रही और ओरिजिनली जो सीमस हीने उनका ताल्लुक नॉर्थ आयरलैंड से था। लेकिन इस जंग को, इस वायलेंस को और इस परेशानियों को देखकर 1972 में वो नॉर्थ आयरलैंड को छोड़कर विक्लाव चले गए। विक्लाव ये साउथ आयरलैंड के अंदर एक इलाका है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, माउंटेन से घिरी हुई है। इसका दिसंबर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी उन्हें नॉर्थ आयरलैंड की फ़िक्र थी। इसी दौरान में उन्होंने ये पोएम जो है लिखी थी एक्सपोजर के नाम से। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं इट इज़ दिसंबर इन विक्लाव। विक्लाव में दिसंबर का महीना है। विक्लाव, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, ये एक कंट्री है, ये एक रीजन है, इलाका है साउथ आयरलैंड के अंदर। वो कहते हैं कि यहाँ दिसंबर है। इट मीन कि वो प्लेस और टाइम के बारे में बता रहे हैं कि किस जगह वो मौजूद है और वहाँ का मौसम कैसा है। और वो आगे कहते हैं एल्डर्स ड्रिपिंग बिर्ड्स इनहेरिटिंग द लास्ट लाइट। एल्डर्स ये किस्म का ट्री होता है, इस तरह का खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और बिर्ड्स ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं इस तरह के। तो वो कहते हैं कि एल्डर्स के दरख्तों में से बारिश का पानी रिस रहा है, बारिश का पानी कतरा कतरा करके बह रहा है, ड्रिप कर रहा है, उसके ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं और बिर्ड्स के जो खूबसूरत दरख्त हैं वो भी शाम की आखिरी रोशनी को जज़ब कर रहे हैं। यहाँ वो बिर्ड्स के दरख्तों को इनहेरिटिंग द लास्ट लाइट का वर्ड यूज़ करके पर्सोनिफिकेशन दे रहे हैं कि दरख्त जो है उसके पत्ते शाम की आखिरी रोशनी को जज़ब कर रहे हैं। यहाँ लास्ट लाइट का मतलब है शाम की रोशनी, डस्क का टाइम है, शाम होने वाली है। इन पहली 3 लाइंस के अंदर वो ब्यूटी को बयान करते हैं कि दिसंबर का महीना है, विक्लाव में एल्टर के दरख्तों से पानी रिस रहा है और बीच के दरख्त आखिरी रोशनी को जज़ब कर रहे हैं। अगली ही लाइन में वो इसको कंट्रास्ट करते हैं पिछली सिचुएशन के साथ और कहते हैं द ऐश ट्री कोल्ड टू लुक एट। लेकिन मैं जब ऐश के ट्री के ऊपर देखता हूँ तो मुरझाया हुआ है, सर्दी की वजह से, वो इर्द गिर्द के हालात की वजह से और इस इन्वायरमेंट की वजह से मुरझाया हुआ है। और वो ख़ुद को भी एक ऐश ट्री समझते हैं कि वो भी हालात की वजह से मुरझाए हुए हैं, चाहे जितनी भी खूबसूरती है, लेकिन उनका दिल एक्चुअली नॉर्थ आयरलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी इस कोल्ड में लाइफलेस महसूस करते हैं। और आगे कहते हैं अ कॉमेट दैट वाज लॉस्ट शुड बी विजिबल एट सनसेट। एक कॉमेट जो खो गया था उसे ग़ुरूब आफ्ताब के बाद दोबारा नज़र आना चाहिए। कॉमेट शहाब साकिब को कहते हैं, टूटे हुए सितारे को शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार को कहते हैं। और वो ख़ुद को महसूस करते हैं कि वो भी एक कॉमेट की तरह गुम हो चुके हैं। 2 मिलियन टन्स ऑफ लाइट, और उस कॉमेट के अंदर जो मिलियन टन्स रोशनी होती है, उस शहाब साकिब के अंदर जो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, जो प्लाज्मा की वजह से रोशन होता है, लाइक ए ग्लिमर ऑफ हाज एंड रोज हिप्स। उस कॉमेट की रोशनी को वो कंपेयर कर रहे हैं हाज और रोज हिप्स की रोशनी से, चमक से। ग्लिमर का मतलब होता है चमक, रोज हिप्स ये किस्म का गुलाब समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कॉमेट के अंदर जो हज़ारों टन रोशनी थी वो भी ऐसे है जैसे हाज और रोज हिप्स की चमक होती है।
और मेरे अंदर जो टन्स ऑफ लाइट है वो भी ऐसे ही है जैसे रोज़ के हिप्स और हास के दरख्तों के ऊपर रोशनी पड़ती है और वो चमकते हैं। मैं भी वैसे ही हूँ। मुझे भी इन लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी करनी चाहिए थी, ग्लिम करना चाहिए था। अपने आप को एक कॉमेट से कंपेयर कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मुझे वो मौका गंवाना नहीं चाहिए था। और आगे इसी स्टैंजा को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लास्ट लाइन में कहते हैं, एंड आई समटाइम्स सी अ फॉलिंग स्टार। मीन इस लाइन को उन्होंने पिछले स्टैंजा के साथ कंटिन्यू किया है, और जब एक पोइट पिछले स्टैंजा को अगले स्टैंजा में कंटिन्यू करता है तो इसको इंजैबमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी कभार जो है फॉलिंग स्टार देखता हूँ। मीन वो कहना चाहते हैं कि मैं भी कभी कभार खुद को एक फॉलिंग स्टार महसूस करता हूँ जो लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी करेगा, उनकी मुसीबतों को, उनके हालात को ठीक करेगा, उनके काम आएगा। इफ़ आई कुड कम ऑन ए मेटेओराइट। और आगे ओपनली वो अपनी इस ख्वाहिश को बयान करते हैं कि काश मैं भी एक मेटेओराइट बन सकता। मीटियोराइट ये भी एक फॉलिंग स्टार, शूटिंग स्टार समझ लें। लेकिन मीटियोराइट और कॉमेट में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि कॉमेट आसमान पे बनता है और कॉमेट आसमान पे ही ख़त्म होता है। कभी कभार आप जब टूटता हुआ सितारा देखते हैं तो आसमान के ऊपर नज़र आता है, आसमान के ऊपर ख़त्म होता है। लेकिन मीटियोराइट की ये क्वालिटी होती है कि ये आसमान के ऊपर नज़र आता है लेकिन ज़मीन के एटमॉस्फेयर पर आता है और ज़मीन के साथ टकरा के डिस्ट्रक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे भी मीटियोराइट होना चाहिए था। मैं भी पहले आसमान पर लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी करता, जो नॉर्थ आयरलैंड के लोग हैं उन ज़िंदगियों को मैं रोशन करता, और फिर उसके बाद जो है मैं ज़मीन पर लैंड करता। और आगे कहते हैं, इंस्टेड आई वॉक थ्रू ए डैम्प लीव्स। लेकिन इसकी बजाय मैं इन गीले पत्तों में चल रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तो एक स्टार होना चाहिए था, मुझे तो एक रोशनी का भरा हुआ मेटेओराइट होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय मैं इन गीले पत्तों में सफ़र कर रहा हूँ। मेरा ख्वाब क्या था और हकीकत में मैं कहाँ हूँ। हस्क्स द स्पेंट फ्लूक्स ऑफ आटम। और आगे कहते हैं, मैं तो ये आटम के ख़िज़ां रसीदा बाक़ियात जो हैं उनको महसूस कर रहा हूँ। हस्क का मतलब होता है दरख्त की छाल, और स्पेंट फ्लूक्स ऑफ आटम का मतलब है कि ख़िज़ां का मौसम चला गया और उसके बाद जो उसके बाक़ियात हैं मैं तो उन्हें महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो बहार को महसूस करना चाहिए था, लेकिन मैं ख़िज़ां रसीदा पत्ते और ख़िज़ां रसीदा दरख्तों की टूटी हुई छालों को महसूस कर रहा हूँ, उनके दरमियान वाक कर रहा हूँ। और आगे कहते हैं, इमेजिनिंग अ हीरो। एक हीरो को इमेजिन करते हैं जो कि ऑन सम मडी कंपाउंड हिज गिफ्ट लाइक स्लिंग स्टोन व्हील फॉर डेस्परेट। मडी कंपाउंड का मतलब ये होता है किसी मुसीबत ज़दा घेरे में, यानी इन क्लोज स्ट्रक्चर में इर्द गिर्द उसके दुश्मन खड़े हैं और उसको मारने के लिए, लेकिन वो अपना स्लिंग स्टोन इस्तेमाल करता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ पत्थर फेंका जाता है, गुलैल समझ लें आप इसको। वो कहता है विल्ड फॉर डेस्परेट। उसका जो ये स्लिंग स्टोन का गिफ्ट है वो उन लोगों के लिए चले जो डेस्परेट है, जो डोमिनेंट है, जो मुसीबत का शिकार है, जो नॉर्थ आयरलैंड में लोग जो है परेशान है। मुझे तो उनके लिए अपना ये पोइट्री का गिफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए था। विल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का तेज़ चलना, और उसके स्लिंग स्टोन का तेज़ चलना मीन वो कहता है कि मेरी पोइट्री को इस तरह तेज़ चल के लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी। और वो एक हीरो को इमेजिन करते हैं जो कि मडे कंपाउंड में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने उस गिफ्ट को इस्तेमाल करता है उन लोगों के लिए जो मुसीबतों का शिकार है। और आगे वो कहते हैं, हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं यहाँ नॉर्थ आयरलैंड से साउथ आयरलैंड में कैसे आया। आई ऑफन थिंक ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अक्सर अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ। ब्यूटीफुल प्रिज्मेटिक काउंसलिंग, और उनके खूबसूरत डाइवर्स मशवरे। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है डिफरेंट कलर के मुख्तलिफ मशवरे, ओपन माइंडेड मशवरे। मुझे दोस्तों के उन मशवरों को भी याद करना होता है। मीन वो अपने दोस्तों के मशवरे याद करता है बैठे बैठे वहाँ। एंड द एनविल ब्रेन्स ऑफ सम हु हेट मी। और उन लोगों के पथरीले दिमागों के बारे में मुझे ख्याल आता है जो मुझसे नफरत करते हैं। एनविल ये एक तरह का आयरन ब्लॉक होता है जो लोहार इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को कूटने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे भी वो एनविल ब्रेन वाले लोग याद हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, वो क्रिटिक जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। एनविल ऐसे माइंड को कहते हैं जो फिक्स हो, क्योंकि एनविल जब नीचे पड़ा रहता है तो उसके ऊपर चीज़ों को, लोहे को मुख्तलिफ शेप दिए जाते हैं, लेकिन एनविल के ऊपर कोई चीज़ नहीं आती। मीन वो उन लोगों के ब्रेन भी बिल्कुल फिक्स हैं, वो भी मुझसे वैसे ही नफरत करते हैं, उनका ओपिनियन कभी चेंज नहीं होता। तो आगे वो बयान करते हैं, एज आई सिट वेइंग एंड वेइंग माई रिस्पॉन्सिबल ट्रिस्टिया। मैं जैसे भी ज़मीन पर बैठता हूँ तो वज़न करता रहता हूँ। वेइंग एंड वेइंग को रिपीट किया, इसका मतलब है वो डीप कंटेम्पलेशन करते हैं, गहराई से सोचते हैं अपने रिस्पॉन्सिबल ट्रिस्टिया के बारे में। ट्रिस्टिया ये एल्यूजन भी है और एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गम, सारो। मेरा ये गम जो है, मेरी ये सैडनेस जो है, उसकी क्या वजह है, मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। फॉर वट, किस लिए, फॉर द एयर, फॉर द पीपल। क्या ये लोगों के लिए परेशान हूँ, क्या उन लोगों के कानों के बारे में, उन्हें सुनी सुनाई वाली देने वाली बातों के बारे में परेशान हूँ। फॉर वट इज़ सेड बिहाइंड बैक्स। क्या मैं इसलिए परेशान हूँ कि जो लोग पीछे बातें करते हैं बैक्स पे, उनके लिए परेशान हूँ। मैं किस लिए परेशान हूँ इसके बारे में बार बार सोचता रहता हूँ। वेइंग एंड वेइंग मैं बहुत डीपली कंटेम्पलेट करता हूँ। आगे कहता है, रेन कम्स डाउन थ्रू द एल्डर्स। और फिर वो उस एल्डर के दरख्तों को देखता है जिनके दरमियान से बारिश बह रही है, कतरा कतरा नीचे आ रही है। इट्स लो कंडक्टिव वॉइसेस मटर अबाउट लेट डाउन एंड इरिजन। और इसकी जो बारीक मुसल आवाज़ है
वो मटर कर रही है। मटर का मतलब होता है गुफ्त शनीद करना, एक दूसरे के कान में बात करना, कि वो जो बारिश के कतरे हैं वो एक दूसरे को मेरी डिस्ट्रक्शन के बारे में, मेरे ग्रेजुअल डिक्लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। मीन यहाँ उन्होंने मटर का वर्ड यूज़ किया है बारिश के कतरों के लिए। इट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन है कि बारिश के कतरे भी बोल सकते हैं और वो मेरी इरोजन के बारे में, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यट ईच ड्रॉप रिकॉल्स, लेकिन हर ड्रॉप, हर कतरा मुझे ये बात याद दिलाता है। द डायमंड एब्सोल्यूट, कि डायमंड तो एब्सोल्यूट होता है, डायमंड की क्वालिटीज़ कभी फेड नहीं होती, डायमंड प्रीशियस होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो मैं भी वैसा ही एक डायमंड हूँ। आई एम नैदर इंटरनी नॉर इन्फार्मर, ना तो मैं कोई गद्दार हूँ ना ही मैं कोई मुखबर हूँ। इंटरनी ऐसे प्रिजनर को कहते हैं जो जंग के दौरान वायलेंस में शामिल होता है, ऐसे प्रिजनर को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ना इंटरनी हूँ ना ही इन्फार्मर हूँ, मैं तो किसी साइड पर नहीं हूँ। और आगे वो कहते हैं एन इनर बिगर, इनर बिगर का मतलब होता है इंटरनल माइग्रेशन करने वाला। मैं तो अपने अंदर एक माइग्रेशन कर चुका हूँ, मैं तो नॉर्थ आयरलैंड से यहाँ आ चुका हूँ। ग्रोन लॉन्ग हेयर्ड, और मैंने यहाँ आके बाल बढ़ा लिए हैं। लॉन्ग हेयर्ड को जब बाल बढ़ा लिए जाते हैं तो इंसान मुआशरे के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को कहीं पीछे छोड़ आया होता है। एंड थाटफुल, और मैं जो है बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, मैं फ़िक्र करता हूँ यहाँ वुड करनी, और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ एक सोल्जर की तरह जो वुड में छुपा हुआ है, जो लकड़ी में छुपा हुआ है। और आगे कहते हैं एस्केप फ्रॉम द मैसेकर, जो किसी सानिया से भाग कर आया हो, जो टारगेट किलिंग से भाग के आया हो, जो नॉर्थ आयरलैंड से मैसेकर से एस्केप करके आया हो अपने आप को बचाने के लिए। टेकिंग प्रोटेक्टिव कलरिंग फ्रॉम बोल एंड बाग, जो अपने ऊपर वो प्रोटेक्टिव कलर ले रहा हो जो कि उसने बोल मीन दरख्तों की टहनियों से और बार्क दरख्तों की छाल से लिए हूँ। मेन पॉइंट कहना चाहता है कि वो नॉर्थ आयरलैंड से एस्केप करके यहाँ आए हैं और अपने ऊपर उनने प्रोटेक्टिव कलरिंग ली है, कैमोफ्लेजमेंट की है, इस तरह जैसे एक फ़ौजी करते हैं। फीलिंग एवरी विंड दैट ब्लोज, लेकिन इसके अगेंस्ट को कहते हैं मैं हर वो हवा महसूस करता हूँ जो चलती है। ये नहीं है कि मैं यहाँ साउथ आयरलैंड में जो है बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, बल्कि मुझे हर उस हवा के बारे में पता है जो नॉर्थ आयरलैंड के अंदर चल रही है। और लास्ट स्टैंजा में कहते हैं हु ब्लोइंग अप दीज स्पार्क्स, कौन है जो इन चिंगारियों को हवा दे रहा है, कौन है जो नॉर्थ आयरलैंड साउथ आयरलैंड के लोगों को लड़ा रहा है, कौन है जो उनके दरमियान नफरत के बीज बो रहा है। फॉर देयर मीगर हीट, अपने एक छोटे और कम फ़ायदे के लिए, अपनी एक छोटी से फ़ायदे के लिए वो इन लोगों को नॉर्थ आयरलैंड के लोगों को आपस में लड़ा रहा है। हैव मिस द वंस इन ए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट द कॉमेट पल्सिंग रोज, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने वो लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट मिस कर दी है। मैंने नॉर्थ आयरलैंड के लोगों की जो मदद करनी थी, जो ज़िंदगी में कभी एक बार इंसान को मौका मिलता है कॉमेट देखने का, वो मैंने मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी मैंने लूज़ कर दी है। और यहाँ अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं। और आगे कहते हैं द कॉमेट पल्सिंग रोज, उसके साथ ही कॉमेट की जो पल्स है, कॉमेट की जो धड़कन है वो रोज़ कर रही है। इसका मतलब है कि कॉमेट दोबारा ज़रूर नज़र आएगा और वो लोग जो उसके मुंतज़िर हैं वो उनको दोबारा नज़र आके दिखाएगा, उनकी ज़िंदगियों को रोशनी करेगा, नॉर्थ आयरलैंड के लोगों की मदद करेगा। तो ये पोएम थी। अगर इसके मेजर थीम्स को देखें तो ड्यूटी और सेल्फ डाउट है, पोइट का माशरे में क्या किरदार होता है इसके बारे में है। और लास्ट एक टर्ब्यूलेंट टाइम में, मुश्किल के वक्त में, मुश्किल की घड़ी में पोइट का क्या किरदार है उसको भी बयान करते हैं। एक्सपोजर इसका टाइटल इसलिए है कि पोइट एक्सपोज कर रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है। तो ये पोएम है एक्सपोजर, और इसके जो फर्दर एक्सप्लेनेशन एनालिसिस है उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।